कहानी शुरू होती है मम्मीज की दुनिया से। यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेस चल रही है। इसका चैंपियन कई सालों से ठट है। वो अभी भी रेस को जीतने ही वाला था कि और मुश्किल लग रहा है। ठट की गाड़ी का टायर निकल गया है। इससे पहले वो हार जाता, वो अपनी होशियारी दिखाते हुए अपनी गाड़ी को उछाल लेता है। तरह उसके पीछे आने वाले दो रेसर्स एक दूसरे से टकरा कर ही नीचे गिर जाते हैं। ठट बामुश्किल बॉर्डर लाइन क्रॉस करके जीत जाता है। इसके बाद यहीं से सीन काट करके हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों पर स्टडी करते हैं। नेफर नामी प्रिंसेस की कॉफिन को ढूंढ रहा था। उसे प्रिंसेस की मम्मी चाहिए थी अपने म्यूजियम में रखने के लिए। इस आर्कियोलॉजिस्ट को नेफर का कॉफिन मिल ही जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस कॉफिन के अंदर तो मम्मी ही नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट भी ये सब देखकर बहुत हैरान था। वो देखता है कि कॉफिन के ऊपर कोई पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को पता चलता है ये कॉफिन कोई आम कॉफिन नहीं है, बल्कि ये कॉफिन दो दुनिया को मिलाता है, यानी इंसानों की दुनिया को और मम्मीज की दुनिया को। आर्कियोलॉजिस्ट को तो ये पढ़कर यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन वो देखता है एक अजीबोगरीब बग जो उसने कभी इंसानी दुनिया में नहीं देखा था। बग बहुत तेजी से चलते चलते अचानक से गायब हो जाता है। उसका मतलब था वो बग दूसरी दुनिया में जा चुका है। इसी दुनिया में ठट जो कि अपनी रेस जीता है, उसके बाद वो अपने फैंस को ऑटोग्राफ देता है। फिर उसके बाद ऐलान करता है कि वो आज से इस काम से रिटायरमेंट लेता है। आइंदा वो किसी रेस में हिस्सा नहीं लेगा। का भाई ऐसा नहीं चाहता था। वो कहता है कि तुम्हें रेसिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। ठट डर चुका था। वो डर चुका था कि कहीं वो अपना रिकॉर्ड तोड़ दे जिस तरह वो आज हारते हारते बचा है। आइंदा ये ना हो कि वो हार जाए। ये बातें वो अपने भाई से तो नहीं कहता, पर उठकर मार्केट चला जाता है। हाँ, उसकी टक्कर हो जाती है एक लड़की के साथ। बेशक वो दोनों ही यहाँ कसूरवार थे, लेकिन यहाँ पे वो लड़की ऐसा चौंकाती है कि सारी लड़की ठट की है। ठट को बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हें नजर नहीं आता, इंसान देख के भी तो चल सकता है। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हमें इसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि रॉयल पिरामिड में, यानी कि ये लड़की ही असल नेफर है। इसकी मम्मी को वो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहा था। फिरौन की बेटी थी। उसे गाना जाना बहुत पसंद था, लेकिन एक प्रिंसेस होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती थी। उसकी मेड उसे यही समझा रही थी कि इस जगह फिरौन भी आ जाता है और उसे बताता है कि हम जल्दी एक परिंदे को जिंदा करेंगे, हमारे लिए एक लड़का ढूंढ कर लाएगा, परफेक्ट मैच जिसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। को शादी नहीं करनी थी। वो कहती है कि एक बर्ड मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है, तो अभी शादी भी नहीं करनी। जिस पर फिरौन कहता है कि हर प्रिंसेस का शादी करना जरूरी है। अगले दिन उनकी ये रस्में शुरू हो जाती हैं। एक मशीन के जरिए से एक बर्ड को जिंदा किया जाता है। उसने नेफर के लिए एक लड़के को ढूंढ के लाना था। देखते हैं कि ठट का भाई भी अपने खिलौनों से खेल रहा है। वो परिंदा भी उड़ते उड़ते उनकी घर के सामने से ही गुजर रहा था। ठट के भाई का खिलौना लगने की वजह से वो ठट के घर पर गिर जाता है। अचानक से रॉयल गार्ड ठट के घर पर आ जाते हैं और उसे उठाकर रॉयल पिरामिड ले आते हैं। उनको तो कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे सारी बात बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि उसे अब एक प्रिंसेस से शादी करनी है, लेकिन वो तो खुद भी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। के इनकार करने पर फिरौन कहता है कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी आंखें और जुबान काट दी जाएगी। अब ठट क्या करता, उसे ये बात माननी पड़ती है, लेकिन अब फिरौन उसे एक अंगूठी देते हैं पाल के रखने के लिए। ये अंगूठी कल को ठट ने नेफर को देनी थी, यानी अपनी वाइफ को देनी थी। नेफर और ठट को अकेले में बात करने के लिए कुछ वक्त भी दिया गया था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ ज्यादा बात नहीं की थी, पर एक दूसरे के बिहेवियर से ये जान गए थे कि वो दोनों शादी नहीं करना चाहते। अब रात हो जाती है। दिखाया जाता है कि मम्मीज की दुनिया में ना दिन होता है ना रात होती है। ये सब कुछ वो खुद आर्टिफिशियल ही करते हैं। जो भी हो, पर ठट का भाई बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी हो रही थी। भी एक प्रिंसेस से ऐसे में उसे रॉयल पिरामिड में रहने का मौका भी मिलता। वो ठट से कहता है कि प्लीज मुझे अपनी रिंग भी दिखाओ ना, लेकिन ठट ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये रिंग बहुत ही ज्यादा कीमती है। उसे अपने घर में छुपा देता है। जबकि हमें दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। उसने एक ड्रोन बनाया है। वो उस ड्रोन को भेजता है मम्मीज की दुनिया में, जो कि पहुंच जाता है ठट के ही घर पे। तो फिलहाल घर पे नहीं था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। सब चीजें छेड़ते छड़ाते उस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लग जाती है वही रिंग जो कि ठट ने अपनी वाइफ को देनी थी शादी वाले दिन। रिंग को देखते ही वो आर्कियोलॉजिस्ट फौरन ही उस रोबोट को अपनी दुनिया में लाने की कोशिश में लग गया था कि यहाँ पर चीजें काफी उलट पुलट हो चुकी थी। इन्हीं चीज़ों का अचानक से एक धमाका होता है, जिसको सुनते ही वो उसका ठट और भाई जल्दी से घर में आ जाते हैं।
जिसको देखते ही पता चलता है कि कोई उनकी रिंग चुरा गया है। इतनी देर में ठट को पता चल जाता है कि ये काम किसी दूसरी दुनिया के इंसान या किसी और चीज का है। अब उसे वो रिंग हासिल करनी है तो उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा। वो लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए आ जाते हैं उस इंसानी दुनिया में। यहाँ गौर करने पर उसे आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में एक रिंग का बॉक्स दिखता है। वो जान चुका था कि रिंग का बॉक्स इसका ही है, इसने ही हमारी दुनिया में आने की कोशिश की थी। वो इस रिंग को ढूंढने के लिए इस गाड़ी में चले जाते हैं। अचानक से कोई और आ जाता है और ये जल्दी से एक बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन उनकी खराब किस्मत, ये बॉक्स तो उन्होंने कहीं और लेकर जाना था। हाँ, उन्हें किसी और के भी होने का पता चलता है। ये थी असल में नेफर, जो कि थर्ड का पीछा करते हुए यहाँ आई थी। थर्ड से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो बोलता है कि रिंग गुम हो गई है। फिर रिंग गुमने पर बहुत ज्यादा खुश होती है कि वाह, मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन थर्ड तो उस रिंग को ढूंढ रहा था। शिप में होने की वजह से वो लोग इजिप्ट से लंदन पहुंच चुके थे। वो बहुत छुप कर शिप से निकलते हैं। फिर आर्कियोलॉजिस्ट की बातें सुनते हैं। वो अपने म्यूजियम शो की बात कर रहा था, शायद इसी रिंग को उसमें नुमाइश करने की बात कर रहा था। थर्ड से लेने के लिए बाकी सारे लोग और थर्ड उसी की गाड़ी में घुस जाते हैं। ये लोग थिएटर के सामने उतरे थे जहाँ एक शो होने वाला था। इन तीनों को कुछ इंसानों ने देख लिया था। इन इंसानों को लगता है कि ये एक्टर्स हैं जिन्होंने मम्मी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इनकी पिक्चर्स लेने लगते हैं। जब सब मिलकर इनकी पिक्चर्स लेते हैं तो पिक्चर्स में इनकी ये शक्लें नहीं आती, बल्कि खौफनाक मम्मी वाली पिक्चर्स इसके अंदर कैप्चर हुई थी। इसे देखते हुए ये सब डर कर सभी लोग अपना कैमरा छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग कैमरा उठा लेते हैं और साथ ही नेफर और थैट पहुँच जाते हैं थिएटर के अंदर। उन्हीं जैसे बहुत से लोग थे। लोग मम्मी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मम्मी की तरह कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। शो शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक लड़की नेफर का किरदार अदा कर रही थी। किसी के हाथ में वो रिंग थी जो थर्ड और नेफर को चाहिए थी। वो रिंग देख लेती है और खुद गाना गाते गाते उस लड़की के पास चली जाती। खूबसूरत अंदाज में वो डांस करते हुए उस लड़की के हाथ से रिंग ले चुकी थी। उसने जो गाना गाया था उसकी वजह से ये शो बहुत ज्यादा हिट हो चुका था, जहाँ पर बहुत से लोगों के सामने गाना गाने से नेफर का सपना पूरा हो चुका था। वहीं पर एक म्यूजिक डायरेक्टर को नेफर की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब वो चाहता था कि नेफर उसके साथ काम करे। अब असली मम्मी को आर्कियोलॉजिस्ट टीवी पर देख चुका था। आर्कियोलॉजिस्ट इनको पकड़ना चाहता था। ये बात अब नेफर और डैड को भी पता थी। साथ ही वो जल्दी से उस म्यूजिक डायरेक्टर की गाड़ी में बैठ जाते हैं और साथ ही थ्रेट करता है कि हम नेफर को हमें अपनी दुनिया में जाना चाहिए जल्द से जल्द, वरना हम बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंस जाएंगे। सोचते ही अब नेफर को उस म्यूजिक डायरेक्टर को इनकार करना पड़ा था। गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतरते ही वो म्यूजिक डायरेक्टर से अपना कार्ड दे देता है। ही इन्हें पता चलता है कि जो रिंग इनके पास है वो नकली है। अब उन्हें असली रिंग ढूंढने के लिए इस दुनिया में और देर तक रुकना पड़ा था। और चारा नहीं रहा था उनके पास सिवाय म्यूजिक डायरेक्टर के घर जाने के। म्यूजिक डायरेक्टर खुशी से उन्हें अपने घर ले आता है और नेफर से कहता है कि हम मिलकर बहुत सारे गाने बनाएंगे। तुम्हारा म्यूजिक शूट भी होगा जिसके लिए तुम्हें और कपड़े चाहिए होंगे। जाओ तुम लोग शॉपिंग कराओ। वो अपना कार्ड उन्हें देता है और नेफर और डैड अब शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। वो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं जिनमें वो कभी मजाकिया और कभी अच्छे लग रहे थे। वो लोग अपना हुलिया बदलने के बाद दोबारा आ जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के घर। म्यूजिक का एल्बम शूट होते हुए थैट नेफर से कहता है कि ये सब काम ना करो, अपनी दुनिया में जाना चाहिए। नेफर थैट से कहती है तुम क्या जानते हो, मेरा बचपन से ही गाना गाने का सपना था। फिरौन यानी अपने डैड से इतना डरती हूँ कि उनके सामने तो मेरी आवाज ही नहीं निकलती। सुनकर थैट का दिल नरम हो गया था। कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हमारी इस खूबसूरत जर्नी में एक के बाद एक नेफर के कई सारे गाने शूट हो चुके थे, सारे ही सुपर हिट गए थे। नेफर कुछ दिन में बहुत मशहूर हो गई थी टीवी और मोबाइल पे आने की वजह से। और उस आर्कियोलॉजिस्ट का भी नेफर के घर का पता चल जाता है। वो नेफर के पीछे ही क्यों ज्यादा पड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी म्यूजियम की थीम थी मम्मी। अगर उसे नेफर और थैट मिल जाते तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था। वो आर्कियोलॉजिस्ट नेफर को किडनैप करके ले जा चुका था। ये सब कुछ देख चुके थे थैट और उसका भाई। थैट अपने बाइक को उधर खड़े होकर कहता है कि इधर ही रुकना, मैं आता हूँ। उनके पीछे करते हुए आप पहुंच जाता है म्यूजियम, जहाँ नेफर को ऑलरेडी बेहोश किया गया था और उसके ऊपर लाइट जलाई गई थी कि लाइट की वजह से मम्मी अपनी असल हालत में नजर आती हैं। क्योंकि ये बात नहीं जानता था कि असल दुनिया में तो हर जगह कैमरास होते हैं। यही कैमरा की वजह से वो पकड़ा जाता है और उसे भी म्यूजियम में लगा दिया जाता है। काफी देर नेफर और थैट वापस नहीं आ चुके थे तो थैट का भाई भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। म्यूजिक डायरेक्टर को पर सारी बात बताता है और उसकी हेल्प से पहुंच जाता है म्यूजियम। थैट के भाई ने बहुत जल्दी समझ लिया था इस दुनिया के तरीकों को। वो सबसे पहले इन कैमरास को ब्लैक कलर करता है। म्यूजियम के अंदर जाके देखता है कि थैट और नेफर दोनों ही बेहोशी की हालत में हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट अपने म्यूजियम के
बाहर के काम देख रहा था। ध्यान तो उन दोनों मम्मीज की तरफ है ही नहीं था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए टेड का भाई उन दोनों को बाहर भागने लगता है तो आर्कियोलॉजिस्ट की भी नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही बेहोश होने वाली गन को चलाता है तो वो जाकर लग जाती है उस म्यूजिक डायरेक्टर को। वैसे में ही भाग कर पहुंच जाते हैं उस बस के अंदर। टेड का भाई अपने उस छोटे से मगरमच्छ के जरिए उस बस को चला रहा था। चल के उनके सामने एक ऐसा ब्रिज आ जाता है जिसका कोई रास्ता ही नहीं था। पानी में जाने ही वाले थे कि टेड अपने भाई को कहता है कि पहले फुल स्पीड करो और जाते ही स्पीड ब्रेक कर देना। इसी में उन्होंने अपनी जान तो बचा ली थी लेकिन अपना पीछा करने वालों को धोखा दे दिया था। अब वो लोग जाकर गिर जाते हैं उस दरिया पानी के अंदर। इस तरह उनका उस आर्कियोलॉजिस्ट से पीछा छूट गया था। का भाई काफी होशियार था। उसने म्यूजियम से निकलने से पहले वो असली रिंग भी ले ली थी। फाइनली वो अपनी दुनिया में जा सकते थे लेकिन टेड अपनी दुनिया में वापस जाने की जल्दी नहीं दिखाता। नेफर से कहता है कि क्योंकि इस दुनिया ने तुम्हारे सपने पूरे किए हैं, क्या तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो। नेफर अपनी दुनिया में जाना ज्यादा पसंद करती है को इसलिए अपने सपने भुलाने पड़ते हैं। क्योंकि इस वक्त वो लंदन में थे इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर की हेल्प लेकर वो पहुंच जाते हैं एक फ्लाइट लेकर इजिप्ट। हाँ, वो अपने खुफिया कॉफिन की वजह से फाइनली अपनी दुनिया में वापस आ चुके थे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि जिस प्लेन से वो लोग इजिप्ट आए हैं उस प्लेन से वो आर्कियोलॉजिस्ट भी इजिप्ट आ रहा था। एक बहुत बड़ी सी क्रेन लेकर इस मम्मीज की दुनिया पर हमला कर देता है और क्रेन को चलाते चलाते वो पहुंच जाता है रॉयल पिरामिड की तरफ। हाँ, उसके सामने आ जाता है फिरौन। फिरौन के सामने बाकी सारी चीजें क्या थी। अगर उसको फिरौन म्यूजियम के लिए मिल जाता तो क्या ही बात थी, वो कितना अमीर हो जाता। इसी सोच में वो फिरौन को किडनैप कर लेता है। नेफर उसे बचाने की कोशिश करती है क्योंकि टेड अपने घर था। टेड अब उससे प्यार करने लगा था क्योंकि नेफर ने कह दिया था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो बहुत उदास था। उसका भाई आकर कहता है कि तुम्हें पता है फिरौन को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसी आर्कियोलॉजिस्ट ने नेफर को तुम्हारी मदद चाहिए होगी। टेड कहता है कि नहीं, उसे नहीं चाहिए होगी मेरी मदद क्योंकि उसके पास बहुत सारे गार्ड्स हैं, वो अपनी मदद खुद कर लेगी। और फिर अपने भाई के इंसिस्ट करने पर उसे नेफर की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। नेफर को टेड यहाँ देखकर बहुत खुशी होती है पर टेड भी काफी अर्से के बाद अपनी उस बग्गी में बैठा था, वो भी फिरौन को बचाने के लिए। लेकिन इस दफा उसकी बग्गी फिर से उसे धोखा देती है। उसका टाइम निकलने ही वाला था कि उसकी बग्गी का टायर उसकी क्रेन के ऊपर आ जाता है। की वजह थी कि वो भी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। टेड को तो पता था आगे खाई है लेकिन इस आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता था कि स्पीड तेज थी। अगर वो ब्रेक ना लगाते तो उन्होंने खाई में ही गिरना था। नेफर और फिरौन को बचाने के लिए उन्हें साइड पे फेंक देता है और खुद भी उस आर्कियोलॉजिस्ट के साथ उस खाई में गिर जाता है। नेफर बहुत ज़्यादा उदास थी कि उसने उसको और उसके डैड की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। नेफर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो एक दफ़ा अपना इजहार भी कर चुकी थी कि वो टेड से कितना ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन अचानक से टेड वापस ऊपर आ जाता है क्योंकि उसने उस रिंग को आगे से बांधकर अपने गले में पहन लिया था। उसी धागे ने उसकी जान बचाई थी क्योंकि वो धागा उस पत्थर के साथ अड़ गया था। को जिंदा देखकर नेफर जितनी खुश थी उतना कोई खुश ना होता। यहाँ पर नेफर टेड को गले लगा लेती है और वो दोनों ही इन्फ्रेंस करते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी वाले दिन नेफर अपना गाना गाती है। आज तो फिरौन ने भी उसे नहीं रोका था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इसी सब के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।